हेलो हेलो डियर स्टूडेंट्स। नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल एससीसी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे चैनल पर अभी 11th क्लास की एनसीईआरटी मैथ का सिलेबस कंटिन्यू चल रहा है। ठीक है, जो एक दो लेक्चर में ख़त्म होने वाला है, तो उसी की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज पढ़ेंगे बेटा हम वृत्तीय गति। आज का हमारा टॉपिक वृत्तीय गति रहेगा। इसमें हम दो तीन चार चीजें इसमें देखेंगे, इसके बाद फिर इसको आगे बढ़ाएंगे। तो हमारा टॉपिक है वृत्तीय गति। ठीक है, तो बेटा वृत्तीय गति कहते किसे हैं? तो देखिए, जब कोई वस्तु वृत्तामार्ग पर गति करती है तो उसकी इस गति को हम वृत्तीय गति कहते हैं। यानी यदि कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग या वृत्ताकार पथ पर गति करे, जैसे आपने देखा होगा कि जो घड़ी है, तो घड़ी में जो सुई होती है मिनट वाली और सेकंड वाली, वो क्या करती है, वो एक से मतलब 12 से स्टार्ट होती है, तो 1 2 3 4 5 6 ऐसा पूरा पूरा चक्कर लगा के फिर से पुनः कहाँ आ जाती है, 12 पर आ जाती है। तो वो भी क्या करती है, एक प्रकार से वृत्तीय गति करती है। तो हम कह सकते हैं कि घड़ी की जो सुइयों की गति है वो कैसी है, वृत्तीय गति। और भी आपने उदाहरण देखे होंगे, जैसे मेले में जाइए तो मेले में कई वृत्ताकार झूले लगे रहते हैं जिस पर इंसान झूलते हैं। तो वो क्या है, जो झूलों की गति है वो भी कौन सी गति है, वृत्तीय गति है। और जैसे हमारे ग्रह हैं, उपग्रह हैं, वो भी एक दूसरे के प्रति चारों ओर क्या करते हैं, गति करते हैं। जैसे हमारा चंद्रमा है, वो पृथ्वी की परिक्रमा करता है, और जो पृथ्वी है वो सूर्य की परिक्रमा करती है। तो इन सारे खगोलीय जो पिंड हैं वो एक दूसरे की चारों ओर या उनकी एक दूसरी कक्षा में क्या कर रहे हैं, उनके चारों ओर गति कर रहे हैं। तो उन सब की गति को हम क्या कहेंगे, वृत्तीय गति कहेंगे। तो अब आपको समझ में आ गया होगा। जैसे मान लो कि जैसे ये हमारे पास वृत्ताकार पथ है, ये क्या है बेटा, हमारे पास एक वृत्ताकार पथ है। ठीक है, तो इस पथ पर यदि कोई वस्तु गति करती है तो उसकी गति को हम क्या कहेंगे, वृत्तीय गति कहेंगे। ठीक है ना। अब देखिए, इसी में अगर आपसे कोई पूछ ले, ठीक है, कि एक समान वृत्तीय गति किसे कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछ ले कि एक समान वृत्तीय गति, अब जैसे ऊपर तो हमने जो बताया वो वृत्तीय गति की परिभाषा है। अब आपसे यदि पूछा जाए कि एक समान वृत्तीय गति क्या है, ठीक है, तो जब कोई वस्तु समान समय में एक समान चाल से क्या करती है, गति करती है। जब कोई वस्तु एक समान चाल से वृत्तीय मार्ग पर क्या करती है, गति करती है, तो उसकी इस गति को हम क्या कहते हैं, एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। उदाहरण के तौर पे जैसे मान लो ये आपका वृत्ताकार पथ है, इसका केंद्र है, तो ये इसकी त्रिज्या है। ठीक है ना। अब ये कोई बिंदु आपके पास P है, अब ये कोई बिंदु Q है। ठीक है ना, ये क्या है, Q है। अब इस P बिंदु से Q बिंदु तक जाने में मान लो कि उसने कितनी 2 मीटर की दूरी तय की और समय कितना लिया, 5 सेकंड। समय कितना लिया, 5 सेकंड। इसके बाद देखिए, तो ये आपका Q बिंदु हो गया। एक बिंदु और ले रहे हैं हम, ये क्या है, R है। ठीक है ना। तो इसने क्या किया, Q से R में गति की, तो इसने यहाँ पे भी 2 मीटर की गति की और कितना समय लिया, 5 सेकंड। इसी प्रकार प्रत्येक बिंदु पर वो गति करती जाएगी और 5-5 सेकंड का समय लेती जाएगी और 2-2 मीटर की गति करती जाएगी। तो हम क्या कहेंगे कि देखो, प्रत्येक बिंदु की स्थिति देखें, P से Q, Q से R। तो मतलब जब वो गति कर रही तो प्रत्येक स्थिति में 2-2 मीटर की गति कर रही और 5-5 सेकंड का क्या ले रही है, समय ले रही है। ठीक है, तो इस प्रकार की गति को हम क्या कहते हैं, एक समान। मतलब एक समान समय में एक समान दूरियां क्या कर रही हैं, तय कर रही है। ठीक है, और किस पर, वृत्ताकार पथ पर। और आपको पता है कि दूरी बटे समय क्या होता है, चाल। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार पथ पर एक समान चाल से गति करती है तो उसकी इस गति को हम क्या कहते हैं बेटा, एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि एक समान वृत्तीय गति क्या है। ठीक है, तो ये होती है एक समान वृत्तीय गति। हम पुनः बोले, यदि आपने नहीं लिखा हो तो आप अपनी पेन कॉपी निकाल लीजिए और पुनः आप लिख लीजिए कि एक समान वृत्तीय गति क्या है।
एक समान वृत्तीय गति। ठीक है, जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार पथ पर एक समान चाल से गति करती है तो उसकी इस गति को, किसकी, वस्तु की है, तो उस वस्तु की इस गति को क्या कहते हैं बेटे, एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। अब इसी में अगर आपसे कोई पूछ ले कि असमान वृत्तीय गति क्या है, ठीक है ना, आपसे पूछ ले कोई कि असमान वृत्तीय गति क्या है, ठीक है, तो उसमें आप कह सकते हो कि जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार पथ पर असमान चाल से गति करती है तो उसकी इस गति को हम क्या कहते हैं, असमान वृत्तीय गति कहते हैं। लेकिन असमान वृत्तीय गति बहुत ही कम होती है, क्योंकि अगर चाल को आप बदलोगे, बार बार चाल को बदलोगे तो उसमें क्या होता है, खतरा रहता है, ठीक है ना, खतरा रहता है। इसलिए कोई वस्तु है या कोई इंसान है, अब वो जैसे आपने देखा होगा कि मौत का कुआं जब वो मेले में आता है ना, मौत का कुआं बोलते हैं जैसे, तो उसमें क्या होता है कि जब कोई वस्तु, मतलब कोई एक व्यक्ति होता है, वो मोटरसाइकिल या फिर कोई बाइक चलाता है तो उसके कुएं के चारों ओर क्या करता है, गति करता है, वो इधर उधर गिरता भी नहीं है, ठीक है ना, वो आपको दिखाता है। तो कहने का मतलब है कि वो ये गति क्यों करता है, उसका बैलेंस क्यों बना रहता है, क्योंकि जो उसकी चाल स्पीड रहती है वो कैसी रहती है, एक समान रहती है। अगर वो असमान चाल कर दे, अगर फिर घटाए फिर बढ़ाए, यदि चाल को वो घटाए बढ़ाए बार बार स्पीड परिवर्तित कर दे तो फिर उसको गिरने का खतरा रहता है, ठीक है ना। तो ऐसी जगहों पे क्या होता है कि एक समान चाल से ही गति की जाती है, ठीक है, असमान चाल से गति नहीं की जाती है। ओके, अब जैसे कोई बहुत लंबा रास्ता हो, वृत्ताकार रूप में बहुत लंबा रास्ता हो, तो वहां पे तो आप परिवर्ती चाल यूज कर सकते हैं, मतलब कम भी कर सकते हैं स्पीड और ज्यादा भी कर सकते हैं। लेकिन अधिकतर अगर छोटी मोटी जगह है, वो वृत्ताकार पथ है, यदि उसके चारों ओर आपको गति करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक समान चाल से गति करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप असमान वृत्तीय गति की भी आप परिभाषा दे सकते हो। एक समान वृत्तीय गति मोस्ट है, जो हमारे बुक्स में भी है, तो वो हमने उसको आपको बता दी है, आपको लिख लेना है। अब चलिए आप समझेंगे हम एक समान वृत्तीय गति से संबंधित कुछ परिभाषाएं, जैसे आवर्तकाल है, आवृत्ति है, तो ये हम कैसे परिभाषित करेंगे, ठीक है, ये भी पेपर में कभी कभी पूछी जाती है। तो चलिए हम देखेंगे आवर्तकाल। आवर्तकाल, चलिए आवर्तकाल की परिभाषा आप लिख लीजिए, ठीक है। हाँ, वृत्तीय गति करने वाली वस्तु, ठीक है ना, वृत्तीय गति करने वाली वस्तु एक पूरा चक्कर लगाने में, वृत्ताकार पथ का एक पूरा चक्कर लगाने में जितना समय लेती है उसे हम क्या कहते हैं, उस वस्तु का आवर्तकाल कहते हैं। जैसे जैसे मान लो कि ये आपके पास कोई वृत्ताकार पथ है, ठीक है, अब यहाँ जो बिंदु है, यहाँ से किसी वस्तु ने चलना प्रारंभ किया, अब वो ऐसी जाएगी, गोल गोल घूमेगी घूमेगी और गोल गोल घूम के फिर से उसी बिंदु पर आ जाएगी, तो हम क्या कहेंगे कि उसने क्या कर लिया, एक पूरा चक्कर लगा लिया। क्या कर लिया उसने, वृत्ताकार पथ का एक पूरा चक्कर लगा लिया, यानी वृत्त की परिधि जिसे क्या बोलते हैं, 2πr, तो वृत्त की परिधि 2πr के बराबर क्या कर लिया उसने, एक दूरी तय कर ली, ठीक है। तो इस दूरी तय करने में उसे कितना समय लगा होगा, उसी समय को हम क्या बोलेंगे बेटा, उसका आवर्तकाल बोलेंगे, ठीक है ना, कितना समय लगा होगा उसको हम क्या बोलेंगे, आवर्तकाल। तो जब कोई वस्तु वृत्तीय गति करती है तो उसे एक पूरा चक्कर लगाने में, ठीक है ना, उसे एक पूरा चक्कर लगाने में लगा समय क्या कहलाता है, उसका आवर्तकाल कहलाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप आवर्तकाल को परिभाषित कर सकते हो। अगर इसके संकेत की बात करें तो इसको हम कैपिटल टी से प्रदर्शित करते हैं, कैसे करते हैं, कैपिटल टी से करते हैं। अगर मात्रक की बात करें तो आवर्तकाल का मात्रक होता है बेटा सेकंड, क्या होता है, सेकंड। और विमीय सूत्र की बात करें कि इसका विमीय सूत्र क्या होता है, तो देखिए विमीय सूत्र के लिए अब आवर्तकाल यानी समय है, तो इसमें द्रव्यमान और लंबाई तो होगी नहीं, ठीक है ना, तो इसका विमीय सूत्र की बात करें तो जो होता है m0 होगा,
एल भी नहीं है तो एल जीरो होगा और केवल क्या होगा, टी होगा। ये इसका विमीय सूत्र होता है। तो इस प्रकार से आप आवर्तकाल को समझ सकते हो, ठीक है ना, कि वृत्तीय गति करने वाली कोई वस्तु, ठीक है, वृत्ताकार पथ का एक पूरा चक्कर लगाने में जो समय लेती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम उस वस्तु का आवर्तकाल कहते हैं, ठीक है। अब परिभाषा अपने अपने हिसाब से आप लिख सकते हो, ठीक है, कई बुक्सों में लिखी है, लेकिन बात जो हम बोल रहे हैं यही रहेगी। थोड़ा शब्द का इधर उधर हेर फेर हो जाएगा कि हम कुछ और शब्द बोल रहे हैं, हो सकता है आपकी बुक्स में और कोई समय मतलब और कोई शब्द लिखा हो, लेकिन बस कॉन्सेप्ट यही रहेगा कि वस्तु को वृत्तीय गति करना चाहिए। तो वृत्तीय गति करने वाली कोई वस्तु है, वो एक पूरा चक्कर लगाने में, वृत्ताकार किसका, वृत्ताकार पथ का एक पूरा चक्कर लगाने में जो समय लेती है उसे ही हम क्या कहते हैं, उसका आवर्तकाल कहते हैं, ठीक है। अब आइए बेटा, अब देखना हम इसकी आवृत्ति, आवृत्ति क्या होती है। 1 मिनट, अब इसकी आवृत्ति के बारे में समझेंगे हम। आवृत्ति, ठीक है, देखिए आवृत्ति को हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं कि वृत्तीय गति करने वाली कोई वस्तु है, ठीक है ना, वो एक एक सेकंड में वृत्ताकार पथ के जितने चक्कर लगा देती है उसी हम क्या कहते हैं, उसी को उसकी आवृत्ति कहते हैं। जैसे ये आपके पास वृत्ताकार कोई मार्ग है, ठीक है ना, अब हमने समय लिया कितना, 1 सेकंड, समय कितना लिया, 1 सेकंड। अब 1 सेकंड में कोई वस्तु क्या करेगी, घूमेगी, वृत्ताकार पथ पर गति करेगी, ठीक है। अब बेटा 1 सेकंड में जितने बार वो घूम जाएगी, ठीक है, जितना चक्कर लगा लेगी पूरा पथ का, जितनी बार घूम जाएगी उसी को हम क्या कहते हैं, उस वस्तु की आवृत्ति कहते हैं। मान लो कि 1 सेकंड वस्तु 5 बार घूम गई, कितने बार घूम गई, 5 बार, तो उसकी आवृत्ति कितनी हो जाएगी, 5 हर्ट्ज हो जाएगी। अगर मान लो कोई वस्तु 1 सेकंड में 10 बार घूम गई, उसने 10 चक्कर लगा लिए वृत्ताकार पथ के, तो उसकी जो आवृत्ति है वो 10 हर्ट्ज हो जाएगी, ठीक है। चलिए, तो हम यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, आवृत्ति का, वैसे तो हमारा आवृत्ति का मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज, आवृत्ति का मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज, लेकिन यहाँ पे गति के लिए आवृत्ति है तो इसका हम क्या करेंगे, सेकंड इनवर्स करेंगे, हर्ट्ज नहीं बोलेंगे, यहाँ पे क्या बोलेंगे, सेकंड इनवर्स। मैंने हर्ट्ज बोल लिया उसके लिए सॉरी, ठीक है, यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, सेकंड इनवर्स। तो अब आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, इसको दर्शाने की बात करें, प्रदर्शित करने की, तो स्मॉल एन से, या फिर आप न्यू की सहायता से इसको दर्शा सकते हैं। या तो स्मॉल एन लिख सकते हो या आप न्यू लिख सकते हो। ये क्या है, न्यू है, फिजिक्स के चिन्ह याद रखना, ये न्यू है, ठीक है। तो इस प्रकार से आवृत्ति की परिभाषा हुई। अगर हम इसके सूत्र की बात करें तो देखिए आवृत्ति का सूत्र होता क्या है, आवृत्ति का सूत्र होता है, आवृत्ति बराबर होता है बेटा 1/, आवर्तकाल क्या होता है, 1/, आवर्तकाल, ठीक है, 1/, आवर्तकाल होता है। और इसी को हम आवृत्ति और आवर्तकाल में संबंध भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आवृत्ति और आवर्तकाल में संबंध। अगर पेपर में आपसे 1 नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि आवृत्ति और आवर्तकाल में संबंध लिखिए, तो आवृत्ति और आवर्तकाल में आप संबंध क्या लिखोगे, आवृत्ति और आवर्तकाल में आप संबंध लिखोगे आवृत्ति बराबर 1/, आवर्तकाल, ठीक है, आवृत्ति बराबर लिखोगे आप 1/, आवर्तकाल, ठीक है। अगर इसके मात्रक की बात करें कि इसका मात्रक क्या होता है, क्या इसका मात्रक, तो मात्रक के लिए देखिए, वैसे आपको पता आवर्तकाल का मात्रक क्या होता है, कैपिटल टी, ठीक है ना, यानी समय सेकंड होता है। अगर सेकंड को आप 1/, सेकंड है और सेकंड को यदि ऊपर ले जाओगे तो इसका मात्रक क्या बन जाएगा, सेकंड इनवर्स बन जाएगा। इसी प्रकार अगर हम विमीय सूत्र की बात करें, किसका, विमीय सूत्र, तो बस विमीय सूत्र m है नहीं तो 0 हो जाएगा, l भी नहीं है l 0 हो जाएगा और t माइनस कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, इसका विमीय सूत्र हो जाएगा। क्लियर, तो ऐसा आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। ये हो गया हमारा वृत्तीय गति, एक समान वृत्तीय गति, आवृत्ति और आवर्तकाल, इसको हमने परिभाषित कर दिया। अब देखेंगे हम कुछ में इसमें नई चीजें, कि जैसे आपको पता है कि कोई वस्तु जब एक समान वृत्तीय गति करती है तो कोई ना कोई कोण तो बनाती होगी, ठीक है ना, तो कोण से संबंधित अच्छा विस्थापन भी करती होगी, उसका वेग भी होगा और साथ में त्वरण भी होगा। तो इसी से संबंधित अब देखेंगे हम इसी लेक्चर में अभी
कोणीय विस्थापन, कोणीय वेग और कोणीय त्वरण। इसके बारे में चर्चा करेंगे, सूत्र देखेंगे, मात्रक विमीय सूत्र जो भी है उन सब के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए देखिए, ठीक है, हम पढ़ेंगे कोणीय विस्थापन कि कोणीय विस्थापन है क्या। तो सभी लोग कोणीय विस्थापन की परिभाषा लिखिए। ठीक है, कोणीय विस्थापन बेटा कहते कैसे हैं, जरा आप एक बार पहले चित्र के माध्यम से समझ लें, फिर हम परिभाषा आपको बता रहे हैं। कि जैसे मान लो कि ये आपके पास ये कोई वृत्ताकार पथ है, ये आपके पास क्या है, कोई वृत्ताकार पथ है, ठीक है ना, थोड़ा तिरछा बना है, कोई दिक्कत नहीं, आप समझ लिया करें। आपके पास प्रकार है, हमारे पास बोर्ड है, बोर्ड में प्रकार उतना बड़ा है नहीं हमारे पास, ठीक है ना। तो आपको समझ जाना है, ये क्या है, कोई वृत्ताकार पथ है, ये इसका केंद्र है, और ये क्या है, त्रिज्या स्मॉल आर है, ठीक है, ये ओ वृत्त का केंद्र है। अब हमें आप ये बताइए कि जैसे मान लो कोई वस्तु है जो कहाँ है, बिंदु पी पर है। अब वो अगर बिंदु पी से चलना स्टार्ट करे, कहाँ, बिंदु पी से चलना स्टार्ट करे, और कहाँ पहुंचती है वो, बिंदु क्यू पर। तो अगर कोई बिंदु पी से चलना स्टार्ट करती है और क्यू तक क्या होती है, चलती है, यानी क्यू क्यू तक विस्थापित होती है, तो बताइए इतने विस्थापित होने में उसको कोई ना कोई समय लगा होगा, ठीक है ना। तो मान लो कि उसको कितना लगा, डेल्टा टी समय, कितना लगा, डेल्टा टी समय लगा। तो डेल्टा टी समय में जो वस्तु है उसने बिंदु पी से बिंदु क्यू तक क्या किया, एक विस्थापन तय किया, क्या किया, एक विस्थापन तय किया, विस्थापन को दूरी बोलते हैं, तो दूरी तय की, ठीक है ना। तो उसको डेल्टा टी समय लगा, ठीक है ना, और उसने क्या किया होगा, कुछ ना कुछ केंद्र पर कोण भी तो अंतरित किया होगा, क्योंकि भैया ये कोई सरल रेखीय गति नहीं है, ये घूर्णी गति नहीं है, ये क्या है, एक वृत्तीय गति है। जब वृत्तीय गति पर कोई वस्तु चलती है या फिर वृत्तीय गति करती है वृत्ताकार पथ पर, तो आपको पता है वहां पे कोई ना कोई कोण अंतरित करती है। तो माना हमने कहा कि उसने कितना किया, डेल्टा थीटा, कितना कोण अंतरित किया, डेल्टा थीटा, ठीक है। तो जो डेल्टा थीटा कोण अंतरित किया, इसी कोण को ही हम क्या कहेंगे बेटा, कोणीय विस्थापन कहेंगे। इसी कोण को क्या कहेंगे हम, कोणीय विस्थापन कहेंगे। और जो उसने विस्थापन तय किया उसको क्या मान रहे हैं हम, डेल्टा एस मान के चल रहे, क्या मान के चल रहा है, डेल्टा एस। तो डेल्टा एस विस्थापन किया डेल्टा टी समय में, जिससे उसने केंद्र पर डेल्टा थीटा का कोण अंतरित किया, तो इसी को हम क्या कहेंगे, उसका कोणीय विस्थापन कहेंगे, ठीक है। ये आपको बात याद रखना है। तो अब आप परिभाषा की बात आ रही है, परिभाषा कैसे लिखोगे, तो आप चलिए लिखिए, ठीक है। जब कोई वस्तु वृत्तीय गति करती है, जब कोई वस्तु वृत्तीय गति करती है, तो उसके विस्थापन की दर को, उसके विस्थापन की, हाँ, उसके विस्थापन की दर को क्या कहते हैं, कोणीय विस्थापन। क्या पढ़ रहे हैं हम, कोणीय अरे हाँ हाँ, कोणीय विस्थापन पढ़ रहा है, परिभाषा बोल रहा है कोणीय वेग की। देखिए, जब कोई वस्तु वृत्तीय गति करती है, वृत्ताकार पथ पर गति करती है, तो वह जितने कोण से विस्थापित होती है उसे हम क्या कहते हैं, कोणीय विस्थापन कहते हैं, ठीक है ना। मतलब जितने कोण से विस्थापित होती है उसे हम क्या कहते हैं, कोणीय विस्थापन कहते हैं, ठीक है। चलिए, परिभाषा हम कोणीय वेग की भूलने लगे थे, ठीक है, एक बार फिर से मिला लीजिए। जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार पथ पर गति करती है, तो वह जितने कोण से घूम जाती है या विस्थापित होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, कोणीय विस्थापन कहते हैं। जैसे देखिए, डेल्टा थीटा कोण से क्या किया, उसने विस्थापन किया, ठीक है ना, और डेल्टा टी समय में डेल्टा एस विस्थापित हुई, तो उसको विस्थापित होने में डेल्टा टी समय लगा, और डेल्टा कोण से क्या हुई, विस्थापित हुई, या उसने कोण बनाया केंद्र पर, ठीक है। तो इसी को हम क्या कहेंगे, कोणीय विस्थापन कहेंगे। इस प्रकार से परिभाषा हो गई। इसके मात्रक की बात करें, नहीं, पहले इसका सूत्र निकालें। तो इसमें चूंकि अगर आपको सूत्र निकालना हो, तो वृत्त में एक सूत्र होता है कोण का, कि कोण बराबर क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या,
चाप बटे त्रिज्या, ठीक है, ये कोण का सूत्र होता है। अच्छा, कोण को हम डेल्टा थीटा से परिभाषित कहते हैं, तो डेल्टा थीटा बराबर, अब आपके पास चाप, वैसे चाप कितना है, पी क्यू है, लेकिन पी क्यू का मान क्या है, डेल्टा एस है, तो यहाँ पर डेल्टा एस लिख सकते हो, अपॉन कितना लिखते हो, डेल्टा टी, क्या लिख दोगे, डेल्टा टी लिख दोगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसकी परिभाषा दे सकते हो, अगर आप ये बस, ठीक है ना। तो यहाँ से आप इतना ही क्या है, आपका कोणीय विस्थापन का सूत्र है, डेल्टा थीटा कोणीय विस्थापन। वैसे आप आगे भी कर सकते हो, विस्थापन का अगर मान लो डेल्टा एस आप मान निकाल सकते हो, ठीक है, डेल्टा एस का निकालो, डेल्टा टी को वहां पक्षांतर कर दो, ठीक है, लेकिन आपको बस सूत्र वो आगे नहीं करना है, आपको कोणीय विस्थापन चाहिए। तो हमने परिभाषा क्या बोला कि वृत्तीय गति करने वाली कोई वस्तु जितने कोण से विस्थापित होती है उसी को हम क्या कहते हैं, उसका कोणीय विस्थापन कहते हैं। इसे हम कैसे, थीटा से प्रदर्शित करते हैं, कोणीय विस्थापन को कैसे प्रदर्शित कहते हैं, डेल्टा थीटा से। कैसे कहते हैं, डेल्टा थीटा से। तो आपको डेल्टा थीटा का मान चाहिए, तो कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या का फॉर्मूला लगा के आप और डेल्टा थीटा का मान निकाल सकते हो। तो यही आपका क्या है, कोणीय विस्थापन का सूत्र है, ठीक है। चाप बटे त्रिज्या है ना, सॉरी, हाँ, सूत्र में चाप बटे त्रिज्या है, यहाँ पर टी नहीं लिखना आपको, आर लिखना, आर। सूत्र तो सही लिखा है, हमने ध्यान नहीं दिया यहाँ पे, ठीक है। हाँ, चाप बटे त्रिज्या है, तो त्रिज्या हमारी आर है ना इसकी, तो जी आपको त्रिज्या यहाँ पे आर लिख देना है, इस प्रकार से जी हो गया। चलिए, मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक क्या होगा, रेडियन, क्या होगा, रेडियन होगा। हाँ, थीटा है ना, डेल्टा थीटा निकाला हमने, तो थीटा का मात्रक क्या होता है, रेडियन होता है, एस, डेल्टा थीटा रेडियन ही है। हाँ, डेल्टा थीटा बराबर, यहाँ पे तो कुछ कट नहीं रहा, कट रहा है। हाँ, यहाँ मात्रक, अभी भी सूत्र नहीं, पहले मात्रक लिखेंगे। तो इसका मात्रक, अच्छा, हमने डेल्टा थीटा निकाला कोणीय विस्थापन, तो कोण का मात्रक क्या होता है, रेडियन होता है, तो इसका भी क्या हो जाएगा, आपका रेडियन हो जाएगा। इसको आप आर ए डी भी लिख सकते हो, ठीक है। अब करेंगे हम इसके विमीय सूत्र की बात। तो देखिए, विमीय सूत्र तो इसका होता नहीं है, ये क्या है, एक विमाहीन राशि है। क्यों है, क्योंकि जो आपका डेल्टा एस है वो क्या है, दूरी है या विस्थापन है, तो उसका भी आपका एल होगा, और डेल्टा वो मतलब सॉरी जो आर है त्रिज्या, उसका भी वो भी एक क्या है, दूरी ही है। अगर हम क्योंकि फुट से मापते हैं ना, मीटर सेंटीमीटर से, तो उसका भी क्या होगा, विमीय सूत्र एल होगा, और एल से एल कट जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा, यानी क्या है, ये विमाहीन राशि है। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो कि m0, l0 और t0, यानी सभी क्या रहेगा, इसमें जीरो रहेगा, अर्थात कैसी रहेगी, ये विमाहीन राशि रहेगी। तो मात्रक होगा रेडियन, और विमा इसकी कुछ भी नहीं होगी, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं, आगे पढ़ेंगे बेटा इसी में हम कोणीय वेग, क्या पढ़ेंगे इसी में, कोणीय वेग, कि कोणीय वेग किसे कहते हैं। चलिए, जैसा कि आपको तो ये पता ही है, अच्छा, चित्र हम इसी चित्र का यूज कर रहे हैं, है ना। आपको क्या पता है कि जब कोई वस्तु वृत्तीय गति करती है, ठीक है, जब कोई वस्तु वृत्तीय गति करती है, और वृत्तीय गति करते हुए वो जितने कोण से विस्थापित होती है, उस कोण को हम क्या कहते हैं, कोणीय विस्थापन कहते हैं। लेकिन आपने वेग की परिभाषा पढ़ी होगी, वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे समय, यानी विस्थापन की दर को क्या कहते हैं, हम वेग कहते हैं। अब कोणीय है तो कोणीय जोड़ दो, सिंपल है कि कोणीय विस्थापन की दर को हम क्या कहते हैं, कोणीय वेग कहते हैं। यानी कोणीय विस्थापन की दर को हम कोणीय वेग कहते हैं, यानी कोणीय विस्थापन में आप समय का क्या दे दीजिए, भाग दे दीजिए, कोणीय विस्थापन में आप समय का क्या दे दीजिए, भाग दे दीजिए, तो वही कहलाती है कोणीय विस्थापन की दर। जैसे मान लो कोई वस्तु विस्थापित हो रही, तो यहाँ पे देखो ना आप, कि डेल्टा एस विस्थापित हो रही, कितने समय में हो रही, डेल्टा टी समय में हो रही। डेल्टा एस जब विस्थापित कर रही, विस्थापित हो रही वस्तु, तो डेल्टा टी समय में हो रही, ठीक है ना। तो अगर आप विस्थापन में आप क्या करते हो, डेल्टा टी का यदि आप समय अंतराल का भाग देते हो, तो वो उसकी क्या कहलाती है, दर कहलाती है, ठीक है ना। तो हम परिभाषा क्या लिखेंगे, कोणीय वेग की, हम लिखेंगे कोणीय विस्थापन की दर को कोणीय वेग कहा जाता है, ठीक है।
या फिर ऐसा लिख सकते हो कि वृत्तीय गति करने वाली कोई वस्तु के कोणीय विस्थापन की दर को क्या कहते हैं, कोणीय वेग कहते हैं। इसे हम बेटा कैसे वजह से कहते हैं, ओमेगा से। ध्यान रखना है, जब वस्तु सरल रेखा में गति करती है उसके वेग को हम रेखीय वेग कहते हैं, जिसे v से प्रदर्शित करते हैं। और जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर गति करती है तो उसके वेग को हम कोणीय वेग कहते हैं, जिसे हम ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। तो कोणीय वेग बराबर फॉर्मूला क्या बनेगा, कोणीय विस्थापन बटे कोणीय और समय अंतराल। ठीक है ना, यानी क्या होगा, देखिए ओमेगा कोणीय वेग है, हिंदी में आप लिखना चाहो लिख लो कि कोणीय वेग बराबर क्या होगा, कोणीय विस्थापन बटे समय अंतराल। अब कोणीय विस्थापन हमारा क्या है, डेल्टा थीटा। कोणीय विस्थापन क्या है हमारे पास, डेल्टा थीटा है, अपॉन समय अंतराल को क्या मान रहे हैं हम, डेल्टा टी मान रहे हैं। ठीक है ना, तो ओमेगा बराबर डेल्टा थीटा अपॉन क्या निकलेगा, डेल्टा टी निकलेगा। इस प्रकार से आप इसको हिंदी में परिभाषा लिख सकते हो और संकेत में ये है परिभाषा। अब देखिए हम इसमें क्या करेंगे, यदि हम क्या करें कि लिमिट ले लें, क्या ले लें, लिमिट ले लें, और डेल्टा टी टेंस टू क्या कर रहे हैं हम, जीरो, यानी समय का मान अत्यंत सूक्ष्म ले लें, बहुत कम ले लें। ठीक है, अब आपको जैसे मान लो कोई वस्तु है, अब 1 सेकंड में वो ज्यादा दूरी तय करेगी, हम कहें कि 0.001 सेकंड ले रहा है, क्या ले रहे हैं हम, 0.001 सेकंड ले रहे हैं। तो भैया ये तो 1 सेकंड का 1000वां भाग है, क्या है, 1 सेकंड का 1000वां भाग, ये तो अत्यंत सूक्ष्म समय है। इस समय को आप कभी गिन भी नहीं सकते हो, आप फील भी नहीं कर सकते हो इतने समय को। ठीक है ना, जैसे आपसे कहा जाए कि कोई प्रत्यावर्ती धारा है, अब प्रत्यावर्ती धारा जो है एसी करंट है, अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं जिसे, इस प्रत्यावर्ती धारा की जो आवृत्ति है वो 1 से मतलब 50 हर्ट्ज प्रति सेकंड है, यानी 1 सेकंड में 50 कंपन करती है, पूर्ण कंपन। और अर्ध चक्कर की बात करें, अर्ध कंपन की मतलब आधे चक्कर की बात करें तो आधे आधे चक्कर ऐसे अर्ध चक्र हो जाएंगे 100 अर्ध चक्र पूरे करती है 1 सेकंड में। यानी आपको यदि अर्ध चक्र या कंपन नहीं आ रहा है समझ में, तो बल्ब तो आपने देखा होगा ना कि बल्ब कैसा जलता है, आपके घरों में जो बल्ब जलता है, एलईडी बल्ब, कोई बल्ब हो, जो बल्ब जलता है, तो आपको शायद पता नहीं होगा, लेकिन अगर नहीं पता है तो आप सुन लीजिए, 1 सेकंड में 100 बार में लगता है बल्ब, 100 बार, 50 बार जलता है, 50 बार बुझता है 1 सेकंड में। अब बताइए क्या आपने कभी देखा, क्या आपने फील किया, कभी महसूस किया कि 1 सेकंड में बल्ब 50 बार जल रहा है, 50 बार बुझ रहा है, कभी नहीं किया होगा, लेकिन ऐसा होता है। क्यों, क्योंकि उसके जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करते हैं, कंपन करते हैं। प्रत्यावर्ती धारा जिससे जो आवेश को जो इलेक्ट्रॉन ले जा रहे हैं वो क्या करते हैं, कंपन करते हैं। ठीक है ना, अब कंपन करते हैं तो बस यही कारण है कि मतलब जब 1 सेकंड का समय कितना होता है, छोटा सा, बहुत कम होता है 1 सेकंड, और जब 1 सेकंड में कोई वस्तु 50 बार जले और 50 बार बुझे, वो आपको कहाँ से दिखाई देगी, वो आपको कभी दिखाई नहीं देगी। तो बस यही होता है, हम 1 सेकंड की बात करें तो आपको पता चल जाएगा हाँ वस्तु ने इतना विस्थापित किया। ठीक है ना, अब समय जब 0.001 सेकंड ले लें, यानी 1 सेकंड का 1000वां भाग यदि ले लें, तो बताइए क्या आप बता सकते हो कि उसने कितनी दूरी तय की, नहीं बता सकते ना, क्योंकि ये अत्यंत सूक्ष्म समय है, अति सूक्ष्म। ठीक है ना, तो हमने लगभग हम कह सकते हैं कि 0 के बराबर है, समय काय के बराबर है, 0 के बराबर है, इसे तात्क्षणिक समय बोलते हैं। तो हमने क्या लिया, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू कितना हो गया, 0, और इस पर हम किसका मान रखेंगे, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, इसके लिए लेंगे हम टी का मान 0 के बराबर। तो हमारा कोणीय वेग ओमेगा, हम चूंकि लिखे न रहे, चूंकि, ठीक है, इसलिए इसलिए कोणीय वेग ओमेगा बराबर, तो जब समय का मान 0 के बराबर है, लगभग अत्यंत सूक्ष्म है, तो जो डेल्टा थीटा है उसको लिख सकते हैं हम डी थीटा। ठीक है ना, और वटे जो हमारा डेल्टा टी समय है उसको लिख सकते हैं हम क्या, डी टी। ठीक है, तो इसी का यूज होगा बहुत जगह, तो आपको ध्यान रखना है ये फॉर्मूला। ठीक है, ये ओमेगा का फॉर्मूला है। ठीक है, अच्छा बेटा हम यहाँ पे एक चीज आपको बताना भूल गए, यहाँ पे कि जैसे जी हमने डेल्टा थीटा निकाला है ना, मात्रक बता दिया, विमीय सूत्र बता दिया, काय से प्रदर्शित करे, परिभाषा बता दिया, इसकी प्रकृति लिख लीजिएगा आप, प्रकृति आपको पता होना चाहिए। इसकी प्रकृति की जो सदिश है कि अदिश, तो ये कौन सी राशि है बेटा, सदिश राशि है, क्योंकि इसकी एक दिशा होती है, क्या होती है, इसकी दिशा होती है, इसलिए सदिश राशि है। और कोणीय वेग है वो भी क्या है, एक सदिश राशि है। ठीक है, तो चलिए हम पहले इसका मात्रक लिखते हैं, फिर लिखेंगे प्रकृति। तो इसके मात्रक की बात करें
तो इसका मात्रक क्या होगा? अब देखिए ऊपर क्या है, डी थीटा, ऊपर क्या है, डी थीटा, और थीटा क्या है आपका कोण, ठीक है ना। तो कोण का मात्रक क्या होता है, रेडियन, और प्रति बटी लगा है ना तो प्रति, और dt का मतलब क्या है, समय, तो समय का क्या होता है, सेकंड। तो इसका मात्रक बन जाएगा रेडियन प्रति सेकंड, ठीक है। विमीय सूत्र की बात करें, विमीय सूत्र, तो देखिए विमीय सूत्र को यदि हम देखें तो आपको पता है कि पहले ऊपर क्या है, डी थीटा यानी कोण, तो कोण तो आपको पता है, कोण क्या है, एक विमाहीन राशि है, कोण का कोई विमा नहीं होता है, तो ऊपर तो सब जीरो जीरो हो जाएगा, लेकिन नीचे देखिए dt है ना, तो dt का मतलब क्या होता है, समय, तो समय का विमीय सूत्र क्या होता है, कैपिटल T, तो ऊपर सब जीरो हो जाएगा और नीचे क्या जाएगा, कैपिटल T। अब जो नीचे का T जब बटे के ऊपर जाएगा तो -1 की क्या बन जाएगी, इस पर घात बन जाएगी, तो इसका विमीय सूत्र हम ऐसा लिख सकते हैं कि m0 l0 और t माइनस कितना कर सकते हैं, 1, ठीक है। इस प्रकार से आपका विमीय सूत्र हो जाएगा। अब इसकी प्रकृति की बात करें, ये भैया किस नेचर की राशि है, तो हम क्या कहेंगे, ये कौन सी राशि है, सदिश राशि है। क्यों? क्योंकि इसकी दिशा भी होती है और परिमाण भी होता है, तो ये क्या है, एक सदिश राशि है। क्लियर है? इस प्रकार से हमारा यहाँ तक का कंप्लीट हो गया। अब पढ़ेंगे बेटा हम कोणीय त्वरण, कि कोणीय त्वरण किसे कहते हैं, ठीक है। सभी लोग समझते जाइए और साथ में लिखते जाइए, ठीक है। और यदि आपको समझ में ना आए तो आप क्या करें, आप बार बार वीडियो को रिवर्स करें और बार बार वीडियो को रिवर्स करके आप लोग देखें, ताकि आपकी समझ में सब आ जाए। क्योंकि हम इसीलिए बहुत धीरे धीरे पढ़ाते हैं कि बच्चे को समझ में आना चाहिए। एकदम फास्ट पढ़ाएंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, आप देखते ही रहोगे। इसलिए हम एक एक को क्लियर करते हैं। हमारा सिद्धांत है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ठीक है ना। इसलिए हम हर चीज को तोड़ तोड़ के, चाहे वो तो कोई भी हो, चाहे सवाल हो और चाहे कोई अदरवाइज कोई भी हो, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक हम छोड़ेंगे नहीं। ये डायलॉग आपको याद रखना है, ये डायलॉग ही नहीं है, हकीकत है। चलिए हम देखते हैं कोणीय त्वरण। ये सब काय में चल रहा है, हम हमारा ये टॉपिक चल रहा है वृत्तीय गति का। ये सभी बेटा वृत्तीय गति में है, ध्यान रखना है, सभी क्या है, वृत्तीय गति में है। अरे यार वो स्टार फिर नहीं बनाया, कोई बात नहीं, वास्तव में रियल स्टार थोड़ी बनाते हैं, वो रियल स्टार नहीं है, वो डुप्लीकेट स्टार है। एक प्लस बना दिया, एक क्रॉस बना दिया, डुप्लीकेट स्टार हो गया। रियल स्टार तो शायद हमें बनाना ही नहीं आता है, वो आता भी होगा तो अभी पता नहीं है, सोचेंगे हम हमें आता है कि नहीं। कोणीय त्वरण, क्या बोला आपने, क्या बोला आपने, रियल क्या, क्यों नहीं बना पाएंगे, ऐसा किया ऐसा किया, ऐसा ले गए ऐसा ले गए ऐसा ले, कोई बात नहीं, वही तो हमने बोला ना, हम सोचेंगे हमें आता है कि नहीं। कोणीय त्वरण, कोणीय त्वरण किसे कहते हैं, अच्छा, जब कोई वस्तु वृत्तीय गति करती है, ठीक है ना, तो उस वस्तु के कोणीय वेग में परिवर्तन की दर को हम क्या बोलते हैं, कोणीय त्वरण बोलते हैं। वैसे आपने पढ़ा होगा सिंपल त्वरण, सिंपल त्वरण क्या होती है, सिंपल त्वरण को हम ये बोलते हैं कि वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, त्वरण कहलाती है। अगर आपने कोणीय जोड़ दिया दोनों में कि कोणीय वेग में परिवर्तन की दर को हम क्या बोलेंगे, कोणीय त्वरण बोलेंगे, तो क्या बन जाएगी वो कोणीय त्वरण। लेकिन शर्त एक है कि वस्तु को कौन सी गति करना चाहिए, वस्तु को वृत्तीय गति करना चाहिए, तभी कोणीय त्वरण उत्पन्न होगी। आप कहोगे एक सीधी रेखा में गति कर रही हो, आप कोणीय त्वरण का फॉर्मूला लगा दो, तो ये तो गलत है ना, है कि नहीं। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है, जगह जगह पर जिस जगह पर जिसकी जरूरत है उसी का आपको प्रयोग करना है, ठीक है। तो ये आपका कोणीय त्वरण। अच्छा, कोणीय त्वरण की परिभाषा आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, वृत्तीय गति करती हुई किसी वस्तु के कोणीय वेग में परिवर्तन की दर को कोणीय त्वरण कहते हैं। इसे अल्फा से प्रदर्शित करते हैं, कैसे करते हैं, अल्फा से। ध्यान रखना है, आपको अल्फा बनाना है, ठीक है ना। ये क्या है आपका अल्फा है, अनुक्रमानुपाती अल्फा एक जैसा रहता है, ध्यान रखना है। इसलिए आप किताब जैसा बना लो, किताब जैसा बनाना, कई प्रकार का अल्फा होता है। देखिए किताब में तो शायद ऐसा बना रहता है, ऐसा ऐसा होता किताब का, कोई कोई ऐसा बनाता, कोई कोई ऐसा बनाता, ठीक है। जिसको जैसा बनाना हो आपकी मर्जी, जिसको जैसे समझ में आए, ठीक है ना। जैसे शहर के बच्चे हैं, उनको शहरी क्षेत्र की भाषा समझ में आती है, थोड़ी इंग्लिश बोलनी पड़ती है, स्टाइलिश भाषा। देहात के बच्चे हैं,
अब उनको अपन स्टाइलिश भाषा बोलेंगे तो उनको कुछ समझ में नहीं आया, क्या बक रहे सर, कुछ तो समझ में नहीं आ रहा। ठीक है ना, तो जहां जैसा माहौल होता है वैसा चलना पड़ता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। चलिए तो हम देखते हैं। तो कोणीय त्वरण की परिभाषा आपने देख ली। अच्छा, कोणीय त्वरण बराबर सूत्र क्या होगा, कोणीय वेग बटे कोणीय समय। कोणीय त्वरण बराबर क्या होगा, सॉरी, कोणीय वेग बटे कोणीय वेग बटे समय अंतराल, कोणीय वेग बटे समय अंतराल। तो अगर हम इसको अल्फा से दर्शाएं तो अल्फा बराबर कोणीय वेग का फार्मूला क्या होता है बेटा, डी ओमेगा। क्या होता है, डी ओमेगा। हमने क्या लिखा, वेग में परिवर्तन है ना, कोणीय वेग में परिवर्तन क्या है, कोणीय वेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल। तो परिवर्तन के लिए तो आप तो डी लगाओगे कि नहीं लगाओगे, क्या एक वेग से परिवर्तन हो जाएगा, परिवर्तन के लिए दो वेग चाहिए। कितने वेग चाहिए, दो, प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग। जब अंतिम वेग में से प्रारंभिक वेग घटाओगे तभी परिवर्तन माना जाएगा, इसीलिए हमने डी लगाया है, डी ओमेगा। वरना आप ओमेगा लिख दोगे गलत हो जाएगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा अपॉन कितना हो जाएगा, डी टी। ठीक है, अब इसको अल्फा इज इक्वल टू आप डी अपॉन डी टी अलग कर दो, डी अपॉन डी टी अलग कर दो, इंटू ओमेगा को अलग कर दो। ठीक है, ये एक स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको बताने के लिए लिखा हमने कि ओमेगा को क्या करना है, अलग करना है। अब ओमेगा का फार्मूला आपको पता है होता क्या है, डी बाई डी टी जो कहते हो इंटू ओमेगा का फार्मूला क्या होता है, डी थीटा अपॉन डी टी। क्या होता है, डी थीटा अपॉन डी टी। तो यहाँ पे आएगा आपका अल्फा इक्वल टू डी का जब डी में गुणा करोगे तो कितना आएगा, डी स्क्वायर थीटा। कितना आएगा, डी स्क्वायर थीटा, और बटे कितना हो जाएगा, डी टी का डी टी में करोगे डी टी स्क्वायर। ठीक है, इस प्रकार से क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला बन जाएगा। तो वो आपको ध्यान रखना है, ऐसा होता है इसका फॉर्मूला, ये ध्यान रखना है, कहीं भी लग सकता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसका नहीं हुज्जे, डी टी का इकट्ठा डी टी में होता डी टी स्क्वायर। ठीक है, ये सिंगल डी है, डी का डी में होगा डी स्क्वायर, ये डी टी है, समय के साथ परिवर्तन है, इसलिए डी का अलग से नहीं होता, डी टी का टी में होता। वैसे आपका स्क्वायर टी पे लगना चाहिए क्योंकि ये समय है, डी तो हमने इसलिए लगा दिया, डी के समय में परिवर्तन है इसलिए लगा दिया, तो उस पर नीचे थोड़ी वर्ग आएगा, नीचे तो सीधा डी टी टू आएगा, डी टी का वर्ग, डी टी स्क्वायर। ठीक है, मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक क्या होगा, मात्रक अब देखिए जरा, ऊपर थीटा है तो रेडियन, और नीचे क्या है, डी टी स्क्वायर यानी समय का यानी सेकंड का स्क्वायर। तो ये बन जाएगा आपका रेडियन प्रति सेकंड स्क्वायर। अगर विमीय सूत्र की बात करें कि विमीय सूत्र क्या होगा इसका, विमीय सूत्र, तो विमीय सूत्र बेटा रेडियन, रेडियन जो होता है कोण, वो तो एक विमाहीन राशि है, उसका होता नहीं है। और नीचे डी टी स्क्वायर यानी समय का स्क्वायर, समय का सेकंड होता है, सेकंड घाटे कितनी हो जाएगी, दो हो जाएगी, सेकंड घाटे कितनी हो जाएगी, दो हो जाएगी। तो ये बन जाएगा आपका एम जीरो, एल जीरो और टी माइनस टू, एम जीरो एल जीरो टी माइनस टू। ठीक है, ये हो जाएगा, नीचे आ रहा क्या और। ठीक है, अब ये अपना हो गया विमीय सूत्र। अब इसकी प्रकृति की बात करें कि इसकी प्रकृति क्या है, क्या है इसकी प्रकृति। तो प्रकृति के लिए क्या करेंगे, आप सदिश राशि लिखेंगे, क्या है ये, सदिश राशि है। ठीक है, इस प्रकार से बेटा हमारा ये कॉन्सेप्ट कंप्लीट हुआ, और तो कुछ इसमें बचा नहीं है। अब इनमें देखेंगे हम संबंध, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि कोणीय वेग और रेखीय वेग में संबंध क्या होता है, कोणीय त्वरण और रेखीय त्वरण में संबंध क्या होता है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आया, पहले आप तो स्क्रीनशॉट ले लें, सबसे पहले सभी बच्चे ले लिया बेटा स्क्रीनशॉट। हाँ, तो बेटा यदि वीडियो पसंद आया हो आपको तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके जरूर बताएं। हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद बच्चों, वंदे मातरम।